हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। और एक और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कल का हमारा लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लिया हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करूंगा आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। काफी छोटा सा टॉपिक है, वेटेज इसका 5 मार्क्स का है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, डिटेल इंसाइट्स मिलने वाले हैं एंड दिस सेशन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट। तो नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सी आदित्य शर्मा लेकर आ चुका हूं सीए फाउंडेशन का ये बेहतरीन सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करवाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अब तक इतिहास गवाह है, बिजनेस इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करवाता है बच्चों को और वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट भी हो जाता है। तो सर आज हम क्या करने वाले हैं? आज बेटा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट, यानी कि हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपको बैच के बारे में बता दूं। जो बच्चे नए हैं, कौन सी बैच में एनरोल करना है, क्या टाइमिंग होने वाला है, कुछ सेशंस फ्री आपको मिलने वाले हैं क्या, और भी बहुत सारी चीजें जो आपके मन में छोटे छोटे सवाल होंगे वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। तो मुझे अलाउ करिए ताकि मैं इंट्रोड्यूस कर सकूं इंडिया की बेस्ट टीम, हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग टीम। इस टीम जैसा रिजल्ट कोई टीम प्रोड्यूस नहीं करती है ऑनलाइन स्पेस में। तो हियर आई प्रेजेंट टीम महाबली। बेटा बलियों के बली महाबली, जिन्होंने आते से ही मचा दी थी खलबली। तो सीए फाउंडेशन के धुरंधर महाबलीज आपके सामने हैं। 4 सब्जेक्ट बेटा आप लोगों के होने वाले हैं। चारों एजुकेटर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीए राकेश कालरा सर आपको पढ़ाएंगे अकाउंटिंग, सीएसीएस शांता गुप्ता सर आपको पढ़ाएंगे बिजनेस लॉ, मैथ्स की क्वीन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ाएंगी गोल्ड मेडलिस्ट शिवानी शर्मा मैम, और मैं आपका दोस्त सी आदित्य शर्मा बनाऊंगा इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा इजी और पढ़ाऊंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बच्चों इस बैच के बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी की सबसे बेहतरीन बैच, इंडिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली बैच, महाबली बैच आपके सामने है। ये बैच कब से स्टार्ट होने वाली है? बच्चा पार्टी ये बैच स्टार्ट होने वाली है 23 अप्रैल से। तो इस बैच में आपको करना है एनरोल। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी जा रही है कि सर इस बैच में एनरोल कैसे करते हैं, प्राइसिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, लिंक क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखेगा मेरा। लेकिन अगर आप कॉल पे सपोर्ट चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे एक नीचे नंबर देख सकते हैं 8585858585, यानी 5 टाइम्स 85। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नीचे। तो ये बैच स्टार्ट होने जा रही है बच्चा पार्टी 23 अप्रैल को। इस बैच का नाम है महाबली बैच, और ये बैच न्यू सिलेबस के हिसाब से ही डिजाइन करी गई है। 100% न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो सितंबर 24, यानी कि अभी सितंबर में जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसके लिए पहली बैच ये आ रही है। और जनवरी में भी जो बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है जनवरी अटेम्प्ट के लिए, डेफिनेटली ये बैच उसने ऑप्ट करनी चाहिए। देखिए कितने बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस किया, 357 हाईएस्ट मार्क, क्लोज टू 90%। जहां सीए की पासिंग 200 पर हो जाती है, यहां बच्चे देखिए कितना स्कोर कर रहे हैं बेटा। मतलब कई बार तो मैं भी सोचता हूं मैं अगर एग्जाम दूं तो इतना स्कोर कर भी पाऊंगा या नहीं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे सभी एजुकेटर, और बच्चे मार्क्स के थ्रू वो चीज बता ही देते हैं। देन वी हैव 349, 345। यही नहीं, हमने सिर्फ इतने रैंकर्स नहीं प्रोड्यूस किए बेटा, हम लोगों ने 900 से ज्यादा लर्नर्स को क्लियर करवाया। ये स्टार्टिंग से नहीं बोल रहा हूं, ये सिर्फ एक अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। 900 प्लस लर्नर ने क्लियर किया है लास्ट अटेम्प्ट के अंदर। 130 से ज्यादा लर्नर्स ने 300 प्लस स्कोर किया है, और 357 हमारा हाईएस्ट है। तो सर अब ये भी बता दो कोई ऑफर वगैरह चल रहे हैं क्या? यस मेरे प्यारे बच्चों, ऑफर चल रहे हैं। अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। मैं बताता हूं कैसे। तो आप 9 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए, ताकि अगर आप सितंबर की एग्जाम देना चाहते हो तो वो तो आराम से कवर कर ही लेंगे, और बेटा जनवरी की एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर मैं तो सितंबर में ही क्लियर करना चाहता हूं, जबरदस्ती 9 महीने का सब्सक्रिप्शन क्यों लो? तो आप 6 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, गो फॉर 9 मंथ, जिससे आप पूरी तरीके से खुद को कवर्ड रखेंगे। एंड इट इज बेटर टू कवर योरसेल्फ ना। जैसे इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट होता है, आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए थोड़ी लेते कि भैया मुझे कुछ हो जाए और मेरे घर वालों को पैसे मिले, वो आप इसलिए लेते हैं अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को पैसा मिलेगा। सिमिलरली आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्राइसिंग सुन के आप हैरान हो जाएंगे। इट इज नियरली 1000 रुपीज पर मंथ, 999 रुपीज पर मंथ के अराउंड जा रहा है। 9000 रुपीज में आपको 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बताइए इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है? तो अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 50% ऑफ है। आपको जो प्लान सही लगे वो चूज करिए।
अगर आपको लगता है 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन सही है, गो फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन एट जस्ट 7,500। पर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है बाबू लोग 1500 बढ़ा दो और वैलिडिटी को 1.5 टाइम्स कर दो, सबसे बढ़िया चीज रहती है। और यहां पर आपको ऑफर अवेल करने के लिए कोड यूज करना पड़ेगा प्रो। डाउट जाएगी, डिफिकल्टी जाएगी, कैसे करना है सीधा कॉल करो, नीचे नंबर दे रखा है, आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं। अच्छा, तो नाउ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। काफी बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते हैं, काफी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर दे रखा है, पर फिर भी मैं अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूं। गाइस, माई सेल्फ सी आदित्य शर्मा, योर फेवरेट एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चों, ये यहां पर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में क्या ही दूं, मैं आपको बताता हूं बच्चे मेरे बारे में क्या बोलते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ के एकदम मजा आ जाता है, इतना डेप्थ में सर कवरेज करवाते हैं। सर से इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हम जो न्यूज पढ़ते हैं, जो हम करंट अफेयर सुनते हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, हमें एक झटके में समझ में आता है। हमारा अप्रोच ही चेंज हो जाता है हर एक चीज को पढ़ने का, देखने का। सर हमें, बच्चे बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, बच्चे बोलते हैं सर हमें इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं स्टॉक मार्केट के, पर्सनल फाइनेंसिंग के, कि मजा ही आ जाता है। और ये चीज मैंने सुनी है बच्चों के मुंह से कि सर आप किसी भी दिन छुट्टी मत दिया करो, क्योंकि जिस दिन आप छुट्टी देते हो बड़ा खाली खाली सा लगता है। सो बच्चों को बहुत वैल्यूएबल इंसाइट मिलते हैं। एकेडमिक्स की बात करूं तो आई क्लियर्ड ऑल लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे गाइडेंस दी थी और मैंने बस वो बताए हुए पाथ पर चलना था और मैं चला और मैं पास हूं। मजे की बात यह, मैं साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट होने के बावजूद क्लियर कर लिया, तो ये चीज आप तो बड़े आराम से कर सकते हैं। आई बिकेम सीए एट द एज ऑफ 22। मुझे लगता है कि मैं 21 में बन सकता था, पर ठीक है 22 भी कौन सा बुरा है। I taught more than 30,000 students and thanks to अनअकैडमी की मदद से ये मेरा ड्रीम पूरा हुआ है। पिछले 4 साल से मैं अनअकैडमी से एसोसिएटेड हूं और यहीं पर मैंने मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पढ़ाए। आई एम डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर योर फेवरेट सब्जेक्ट, फॉर आवर फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड आई वर्कड इन कॉर्पोरेट एमएनसी एज वेल। बेटा मैंने बिग 4 में काम किया है। बिग 4 मतलब 4 सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ऑडिटिंग फर्म होती है वर्ल्ड की, उसमें से एक में मैंने काम किया है, केपीएमजी, 4.5 ईयर्स, जिसमें से 3 साल मेरे इंटर्नशिप के आप काउंट करेंगे तो 1.5 ईयर पोस्ट सीए क्वालिफिकेशन मैंने वहां पे एज अ ऑडिट सीनियर सर्व किया। एंड आई हैव प्रोड्यूस काउंटलेस रिजल्ट, 200 से ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम्शन स्कोर किया फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल पे। तो यही मेरी असली कमाई है। इसके अलावा मैं वैल्यूड इन्वेस्टर हूं स्टॉक मार्केट के अंदर, आई एम बिग टाइम इन्वेस्टर, आई डू मार्केट रिसर्च एज वेल। आप मेरे सामने कोई भी टॉपिक लेकर आएंगे, मैं उस पर रिसर्च करूंगा और आप लोगों को उसका वैल्यूएबल इंसाइट दूंगा। सो यहां पर आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज देने वाला टीचर नहीं मिल रहा, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, करंट अफेयर के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए बेस्ट एजुकेटर मिल रहा है। मैं थोड़ा सा सीरियस दिखता हूं, मैं हूं नहीं, इन्होंने मेरा नाम भी डॉक्टर इकोनॉमिक्स कर दिया है, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। मैं सीरियस सिर्फ चेहरे से दिखता हूं, मैं वैसे चंचल बहुत हूं। आपको मजा आएगा मुझसे पढ़ के। चलिए, अब मैंने थोड़ी देर पहले यह भी कहा था कि हम आपको फ्री में कुछ लेक्चर्स देने वाले हैं। वो कौन से लेक्चर्स हैं और वो कहां पर होंगे? बजा बाटी, हम अगर कुछ चीज देते हैं ना आप लोगों को, तो उसके अंदर कुछ कम ज्यादा नहीं करते, जो भी देते हैं दी बेस्ट देते हैं, और वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में देते हैं। तो जरा यहां पर ध्यान दीजिए, एक YouTube पर डेमो सीरीज चलने वाली है। हम आपको 5 यानी 20 लेक्चर्स देने वाले हैं सीए फाउंडेशन के, वो भी टोटली फ्री। YouTube पर आप जब चाहे देख सकते हैं, हमें जब चाहे जैसे चाहे जज कर सकते हैं। वैसे जज करने का तो सवाल ही नहीं आता, हम नहीं, हमारा रिजल्ट बोलता है। तो भैया आप लोगों को यहाँ पे 5 फ्री डेमो लेक्चर ऑफ ईच सब्जेक्ट मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आपको सुबह 8 बजे सुबह जगाने आ जाएंगे हमारे हल्क साहब, ठीक है, हल्क जैसी बॉडी है इनकी और दिमाग बहुत तेज है। दिमाग से चाचा चौधरी है ये, बॉडी से हल्क जैसे हैं। सीएस शांतम गुप्ता सर, यू विल फॉल इन लव विथ हिम, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ही विल टीच यू बिजनेस लॉ। आई होप आप लोगों ने उनका लेक्चर जरूर देखा होगा। 8:30 AM सुबह सर आपको जगाने आ जाएंगे। फिर मैं आऊंगा बेटा आपको कष्ट देने। कितने बजे आऊंगा मैं? 10 बजे आऊंगा। इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आपको, मैं सीए आदित्य शर्मा। फिर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए, अब दो मर्दों का चेहरा देखने के बाद ऐसा होता है ना मन में कि ठीक है, कोई लेडी का चेहरा दिख जाए, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाने वाली, ब्यूटी विद ब्रेन मिल जाए, मतलब जिसको पढ़ के ऐसा लगे हाँ मैथ्स भी आसान है, तो भैया हमारी वन ऑफ द फेवरेट एजुकेटर आ जाएंगी, शिवानी शर्मा मैम। उसके बाद बेटा सलाम रॉकी भाई, आपको राकेश कालरा सर मिलेंगे, जो मतलब ऐसी दिल्ली की लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, दिल्ली की ऐसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे, मतलब अकाउंट्स बेटा यहां नहीं सीधा यहां घुसेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, बेस्ट इन क्लास एजुकेटर, बेस्ट पैनल मिलेगा आप लोगों को।
सर ये एडुकेटर इतने अच्छे तो महंगे हैं क्या? महंगे नहीं है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है मात्र 9,000 रुपीज में फॉर 9 मंथ, इफेक्टिवली 1,000 रुपीज पर मंथ। पता है फायदा क्या है सब्सक्रिप्शन लेने का? सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा ये है, आपको रेगुलर कोर्स, आपको फास्ट ट्रैक, आपको मैराथन सब उसी में मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज भी उसी में मिल जाएगी, और बेस्ट पार्ट ये है अनलिमिटेड व्यू। हम यार ये नहीं मानते कि बच्चे को एक बार दिखाओ, 2 बार दिखाओ, 3 बार दिखाओ, जितनी बार देखना है भाई देख लेना। तो अनलिमिटेड व्यू मिलेंगे आपको, जितने मंथ की वैलिडिटी है उसमें अनलिमिटेड व्यू मिलेंगे। ठीक है जी। और ऑफर टाइम टू टाइम आते रहते हैं, लेकिन अभी बिगेस्ट ऑफर चल रहा है। सर ये तो होगा यूट्यूब टाइम टेबल, लेकिन जब हमारी बैच स्टार्ट होगी ना बेटा 23 अप्रैल से, ये बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इनिशियल 2 लेक्चर्स में ही बता सकता हूं मैं, इसके बाद के लेक्चर्स में ये सारी चीजें नहीं बता सकता। तो 23 को जो हमारी बैच स्टार्ट होने जा रही है उसमें भी सीक्वेंस यही रहेगी, टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सबका 15-20 मिनट्स बढ़ जाएगा। जैसे शान सर आएंगे 8:30 ही, लेकिन खत्म 10 करेंगे। मैं 15 मिनट बाद आऊंगा, आई विल कम एट 10:15 एंड आई विल रैप अप बाय 11:45। फिर मैम देखिए जैसे ऊपर 11:30 आ रही थी, ये और 15 मिनट आगे शिफ्ट हो गई, 15 मिनट मैं शिफ्ट हुआ, 15 मिनट मैम हुए, तो 30 मिनट्स लेक्चर आगे शिफ्ट हो गया 1:30। फिर उसके बाद आधे घंटे का हम आपको ब्रेक देंगे, आराम से मस्त खाना खाना। अब अकाउंट्स पढ़ाएंगे आपको कालरा सर, और ये मंडे टू सैटरडे चलने वाला शेड्यूल है। मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका टाइम टेबल रहने वाला है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। फ्यू बोल रहा हूं मैं क्योंकि कुछ लोग सितंबर में एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे जनवरी। बात समझ में आ गई? बेस्ट पार्ट पता है क्या है? हम आपके लिए नो क्लास जोन लेकर आते हैं। नो क्लास जोन का मतलब है 3:30 के बाद कोई क्लास नहीं, कोई प्लस क्लास नहीं। आप आराम करिए, आप सेल्फ स्टडी करिए, आप रिविजन करिए। हम आएंगे तो एकदम लेट शाम को आएंगे और सिर्फ रिवीजन करवाएंगे, आगे का कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ पुराना रिवीजन 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 रिवीजन। इसलिए ये मेन कोर्स है बेटा, आपका मेन बैच है ये। आपकी रिवीजन होता रहेगा, लेकिन अगर आपसे रिवीजन मिस हो जाता है तो आपको इतनी घबराने की बात नहीं, वो आपका टाइम है, आप जैसे चाहे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये टाइम टेबल रहेगा प्लस बैच का। और उससे पहले बेटा सब्सक्रिप्शन लेने से पहले हम आपको 5 डेमो लेक्चर दे रहे हैं फ्री। भैया जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, जियो। कोई डाउट है? अगर आपके मन में कोई डाउट, क्वेरी, डिफिकल्टी, कंसर्न है तो कमेंट बॉक्स भैया ओपन है, आपको जो टाइप करना है क्वेरी टाइप करिए, मैं हूं ना, मैं रिजॉल्व करूंगा उस क्वेरी को। ठीक है बच्चा लोग? अच्छा जी, तो शुरुआत करते हैं दिन की एक बहुत ही पॉजिटिव कोट से, और ये कोट वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि ये कोट इतना सिंपल है और हर जगह अप्लाई हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद कोट ऑफ द डे। कोट बहुत सिंपल है, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आज देखिए हम हमारा सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। आपको लगेगा सर ये तो बहुत बड़ी जर्नी है, आपको लगेगा सर ये तो पहाड़ चढ़ने बराबर है, इतना बड़ा कोर्स है। ऑन एन एवरेज हर एक एजुकेटर 120 आवर्स पढ़ाएगा, तो इंटू 4 कर देते हैं सर, ये लगभग लगभग 500 घंटे की जर्नी हो गई। 480 to 500 घंटे की जर्नी हो गई सर। ये इतनी बड़ी जर्नी शुरुआत करनी है 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 लेक्चर से बेटा हमें। तो अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। शुरुआत तो कर बेटा, तू कर लेगा हासिल। जब मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड दिया था, मैं साइंस बैकग्राउंड से था एज आई टोल्ड यू, मुझे अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट भी नहीं समझता था, मैं क्लास में क्लूलेस बैठा था, बस मुझे पता था कि हो जाएगा। मैं क्लास में पहले दिन पहुंचा, पहले दिन का पहला घंटा कैसे तो भी काटा, और उसके बाद मेरे लिए जर्नी आसान हो गई। तो ये कोट हमेशा से अप्लाई कर सकते हैं आप, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल बिगिन विद अ स्टेप, सिंगल स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, सरस्वती माता की वंदना करते हैं और हमारे सिलेबस की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बजावाड़ी, अगर आप लोगों ने कल मेरा लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने एंड में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स आखिरकार आया क्यों। मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स का वाई, आखिरकार इकोनॉमिक्स आया क्यों। उसी एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं फिर से, एकदम शॉर्ट में उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद फर्दर पार्ट। तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कि इकोनॉमिक्स आखिरकार आया क्यों। उस छोटे से एग्जाम्पल में मैंने लिया था कि भैया ये लड़का है गोलू। अगर आपको डिटेल में देखना है ना तो प्रीवियस लेक्चर के एंड में मैंने कवर करवाई है एग्जाम्पल, बस मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं, आई एम टेकिंग अप फ्रॉम देम। तो ये लड़का रहता है बेटा गोलू,
और गोलू को 12th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, रिजल्ट के लिए वेट करता है, 12th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं अराउंड 92%। ही वॉज सो हैप्पी एंड ही डिसाइडेड टू डू सीए कोर्स विद अनअकैडमी यूजिंग प्रो कोड। सर इतना प्रमोशन करते हो आप? अरे करना पड़ता है भैया, पापी पेट का सवाल है। पेट मेरा है, पापी तुम लोग हो। पापी पेट मेरा नहीं है, तुम पापी मेरा पेट। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। देखिए गोलू कितना चमक रहा है, तुमसे ज्यादा स्कोर किया है मैं जानता हूं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में भी तुमसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो भैया ये गोलू बाबू ने कितने स्कोर किए? 92%। गोलू गया अपने पापा के पास और पापा बोलता है, पापा को बोलता है, पापा पापा मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्या आप मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो? पापा बोलेंगे बेटा ऐसा क्या खास किया है तूने जो मैं तेरी इच्छाएं पूरी करूं? ये बोलता है पापा पापा मुझे 92% आए हैं, अब मैं सीए बनूंगा, घर की परिस्थिति बदल दूंगा, आपको हर कोई गोलू के पापा के नाम से जानेगा। इसका नाम गुलविंदर है, लेकिन आपको हर कोई गोलू के पापा के नाम से जानेगा। इतना नाम कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, ऐसे मतलब चलूंगा ना पापा, पैसे गिरने वाले। लेकिन अभी थोड़ी सी कड़की चल रही है, आप थोड़े पैसे दोगे क्या? मेरी कुछ इच्छा है। तो पापा बोलते बेटा एक काम कर, तेरी जो जो इच्छा है तू लिख कर लिया। तो गोलू अपनी विश लिस्ट बनाता है, बोलता है पापा खुश है, सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। तो भाई साहब लिखते हैं कि उनको बाइक चाहिए, शॉर्ट में बता रहा हूं। भाई साहब बोलते हैं कि उनको लैपटॉप चाहिए, वो भी एप्पल का, मतलब मैक चाहिए। भाई साहब बोलते हैं कि उनको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मम्मी को कांजीवरम साड़ी दिलानी है, ठीक है, डिनर करना है। आप जानते हैं किसके साथ डिनर करना है? लप्पा झप्पा चल रहा है इसका, गुलिका के नाम। तो डिनर करना है, दोस्तों को पार्टी देनी है, आईफोन परचेज करना है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी डिमांड खत्म ही नहीं हो रही। ठीक है, ये सारी चीजों का जब हमने टोटल लगाया तो इसको लगभग लगभग 10 लाख रुपए की जरूरत थी। ये बोलता है पापा अगर राउंड फिगर में मुझे 9 लाख रुपए दे दे तो भी चलेगा। पापा के पास जाता है, पापा पहले इसकी ओर देखते हैं और बोलते अजी सुनती हो? तो मम्मी आती है, ये अपना ही बच्चा है ना, ये इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? ठीक है, ये इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? पापा बोलते रुक बेटा तेरे को पैसे देता हूं। ये उम्मीद में है कि पापा इसको 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है, पापा ने बेटा वॉलेट ओपन किया, वॉलेट ओपन किया, पापा ने कर 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 कर, कर पैसे गिने और इस भाई साहब को दिए कितने? मात्र 40,000 रुपए। बोले जा बेटे जा, इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन भी कर ले, इसके अंदर तू बुक्स वगैरह तेरे को जो करने कर ले बेटा। बेटा देखिए इसकी वांट्स अनलिमिटेड थी, लेकिन उसे सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस थे वो लिमिटेड थे। अब ये बच्चा क्या करेगा? सभी वांट्स तो सेटिस्फाई हो नहीं सकती, तो इन वांट्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट है उन्हें वो सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले वो आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करवा लेगा 9,200 रुपीज में, फिर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेगा। अरे कोड कौन सा यूज करेगा? प्रो कोड यूज करके 9,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लगा लेगा। फिर इसके बाद बेटा वो बुक्स वगैरह परचेस करेगा, 2-3 हजार रुपए की नोटबुक, स्टेशनरी वगैरह। उसके बाद बेटा वो लंच और डिनर पे चले जाएगा, 10-1 हजार रुपए इसके इधर खर्च हो जाएंगे। बेटा बताइए क्या ये लैपटॉप ले पाया, आईफोन ले पाया, कार वगैरह ले पाया? नहीं ले पाया। तो कहना से ह्यूमन बीइंग की वांट्स तो होती है अनलिमिटेड, लेकिन उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए पैसा और रिसोर्सेस होता है लिमिटेड। अब भैया बंदा करे तो करे क्या? ये समस्या तो सभी को जाती है। तो हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं कि कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेस की मदद से, सभी तो नहीं पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स है एटलीस्ट उन्हें तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हम लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने सीखा था आखिरकार इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट आया क्यों? ये सब्जेक्ट आया ही है स्केयरसिटी के कारण। ये सब्जेक्ट का जन्म ही स्केयरसिटी के कारण। मान लीजिए बेटा, अब आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, मान लीजिए अगर मान लीजिए दुनिया में अगर स्केयरसिटी ही नहीं है, किसी भी चीज की स्केयरसिटी नहीं है, रिसोर्सेस की स्केयरसिटी नहीं है। बेटा आप पापा से पैसे मांग रहे 1,000 रुपया, पापा 10,000 दे रहे, मजे ही मजे। आप पापा को बोल रहे पापा फोन मुझको चाहिए, पापा बोल रहे आईफोन ले ले बेटा, मजे ही मजे। आप बोल रहे पापा मेरे को नैनो दिला दो, पापा बोल रहे तू जी वैगन ले, मजे ही मजे। आप पापा को बोल रहे कि मम्मी के लिए साड़ी परचेस करके लानी है, पापा बोलते दुकान खरीद के ले आ, मजे ही मजे।
पर ऐसा होता है क्या बेटा? नहीं होता है, यह मजे ही मजे होता ही नहीं है। इसका मतलब यह है इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट का जो जन्म हुआ है वो हुआ ही स्केर्सिटी के कारण। चाहिए तो सब कुछ ही, लेकिन मिलता सब नहीं है बेटा, समझ रहे? तो वाई इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। अगर कोई आपसे किसी दिन पूछे इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स क्या हैं, तो आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि स्केर्सिटी है। हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वे लिमिटेड है। अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, एक्चुअली एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले सब्जेक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया आपको इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल क्या? इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई स्केर्सिटी से। तो ये फाउंडेशन ये हमने देख लिया, ये एग्जांपल आई होप आप सब बच्चों को क्लियर होगा। अब बेटा मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सुनाने वाला हूं, ये सब्जेक्ट की शुरुआत कहां से हुई और आज हम कहां पे। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स नहीं है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो भैया इकोनॉमिक्स कहां से आया और आज ये बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे बन गया, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। कहां से शुरू हुआ? अब हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। सर कितना पीछे? लेक्चर 1 में चल जाए? अरे इतना कम पीछे नहीं सर, और पीछे जाते हैं, 100 साल पीछे चल जाए? इतना भी नहीं, और पीछे जाइए सर। और पीछे कितना जाए? अरे बहुत पीछे जाओ। सर किस टाइम पे जाएं? मुगल्स के टाइम पे चले जाएं, उससे भी पीछे जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं सर, एंशिएंट सिविलाइजेशन से जाते हैं बेटा, उससे भी पीछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हंटर गैदरर्स। हम शुरू करते हैं हंटर गैदरर से। यहां से पढ़ाओगे सर? हाँ, 5 मिनट का समय लूंगा और आपको इकोनॉमिक्स कैसे हुआ ये सब्जेक्ट का ओरिजिन बता दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ तो वे बने हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स का मतलब क्या होता है? इन लोगों को फार्मिंग नहीं आती थी, सिंपली ये लोग हंट करते थे और जो भी फ्रूट्स वगैरह दिखते थे उन्हें गैदर करते थे। मरे हुआ जानवर दिखा उसको भी खा लेते थे या हंट करके भी खाते थे। ये देखिए हंटिंग कर रहा है, तो दे वर कॉल्ड एज हंटर गैदरर्स। ये लोग एक जगह टिकते भी नहीं थे, ये जगह जगह घूमते रहते थे। जहां इनको अच्छा कुछ मिल गया खाने पीने के लिए या जानवर वगैरह मिल गए, बेटा ये लोग चले जाते थे वहां पे। मस्त जीवन था बेटा, गुफाओं में रहते थे, कोई भैया पढ़ाई का खर्चा नहीं, कोई बेटा गर्लफ्रेंड का टेंशन नहीं। ये जानवर मिला, इसको मार दिया, उसके कपड़े पहन के नाचना चालू कर देते थे। गुफाओं में रहते थे, किसी चीज का टेंशन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना नहीं है, मूवी वगैरह देखने जाना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, टैक्स भरना नहीं। अरे भैया बढ़िया था जीवन, कोई इंजीनियरिंग करना, भाला लेना मारना, या तो जानवर बनेगा या तो ये मर जाते थे। बढ़िया जीवन था, काश ऐसा जीवन वापस आए। तो ये हंटर गैदरर्स थे। अब ये हंटर गैदरर्स ना जगह जगह भटकते थे। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिर बेटा इन लोगों को समझ में आया कि जो सीड है अगर वो जमीन में जाता है तो प्लांट निकलता है और प्लांट से बेटा वेजिटेशन होता है और वहां से आप फूड अक्यूमुलेट कर सकते हो। आपको बार बार ये रिस्की काम हंटिंग और गैदरिंग करने की जरूरत नहीं। सो दे केम टू नो अबाउट फार्मिंग। इसमें बहुत बड़ा टाइम स्पेंड गया पर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। सो बेटा पहले ये हंटर गैदरर थे, हंटर गैदरर से ये लोग क्या बने? फार्मर्स बने। इन्होंने देखा जमीन में एक बीज लगा दो, झाड़ आ जाता है, बट भैया जहां बीज लगाओगे वहीं झाड़ लगेगा। इसका मतलब अगर ये फार्मिंग कर रहे थे तो इन्हें कहीं ना कहीं सेटल होना पड़ा। तो फार्मिंग जहां पे करते थे ये लोग फिर वहीं पे रहना चालू करते। लेकिन सभी लोगों ने हंटिंग गैदरिंग छोड़ी नहीं। फिर उन्होंने देखा फार्मिंग बढ़ती जा रही है। फार्मिंग जैसे बढ़ी, इन्होंने एक चीज सोची, क्यों ना हम ऐसा करें कि फार्मिंग भी करें कुछ लोग सिटी को प्रोटेक्ट भी, सिटी वर्ड गलत है, ट्राइब को प्रोटेक्ट करें, कुछ लोग हंटिंग और गैदरिंग भी करें। यानी इन्होंने अपने रोल्स का डिवीजन कर लिया। अब होने क्या लगा, कुछ लोग फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फाइटर्स बन गए, कुछ लोग हंटर्स बन गए, कुछ लोग गैदरर्स बन गए। यानी अब काम का डिवीजन होना चालू हो गया। कुछ मर्द यहीं पर, पहले देखो मर्दों का काम यानी कि हंटर्स का काम, मेल का काम क्या था? हंटिंग करना कंपलसरी था, उनको जाना ही पड़ता था, ना जाना ऑप्शन था ही नहीं। पर अब यहां पर ऑप्शन इमर्ज होने लग गए, ये लोग एक जगह सेटल होने लग गए।
कुछ लोग क्राफ्ट की प्रैक्टिस करने लग गए, कुछ लोग बेटा फार्मिंग करने लग गए, कुछ लोग पोल्ट्री संभालने लग गए, कुछ लोगों ने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को खोजना चालू किया, उनका दूध निकालना चालू किया। तो इस तरीके से सेटलमेंट बनी। जब ये सेटलमेंट ग्रो हुई, ट्राइब्स के बीच में झगड़े हुए, ट्राइब्स मर्ज हुई, कबीले बढ़ते गए, तो बेटा ये कन्वर्ट हो गई फास्ट फॉरवर्ड सिविलाइजेशन के अंदर। ये सिविलाइजेशन काफी स्ट्रक्चर्ड थी। तो हंटर गैदरर से फार्मिंग, फार्मिंग से सेटलमेंट, सेटलमेंट से सिविलाइजेशन पे गए। एंड सिविलाइजेशन इज फार मोर सोफिस्टिकेटेड। यहां पर सबको अपना काम पता था। कोई फार्मिंग कर रहा है तो कोई बेटा स्लेव्स होते थे, कुछ लोग नोमैड्स होते थे जो घूमते रहते थे इधर उधर, कुछ लोग बेटा किंग की, जो किंग वगैरह रहते हैं, क्वीन रहते हैं, रॉयल्स रहते हैं, उन लोगों की खिदमत करते थे, उनके स्लेव्स वगैरह रहते थे। कुछ लोग बेटा मंत्रिमंडल पद में होते थे और कुछ लोग आर्मी में चले गए। तो सबका काम यहां पर बंटना चालू होगा। इट वॉज फार मोर सोफिस्टिकेटेड। एंड जब ये सोफिस्टिकेशन हुआ, वी फेल्ट द नीड ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कोर्ट रूम के अंदर मैनेजमेंट आया, रॉयल हाउसेस में मैनेजमेंट आया, वहां पे मंत्रिमंडल आने लग गए, स्कॉलर्स आने लग गए, विचारधाराएं प्रकट करते थे, डिस्कशन करते थे। और धीरे धीरे पॉलिटिक्स आई मार्केट में यानी इकोनॉमी में। कहां हंटर गैदरर्स थे, वहां से धीरे धीरे हम फार्मिंग पे आए, फिर सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट से सिविलाइजेशन हुआ, और सिविलाइजेशन से बेटा जब उसको और अच्छे से आगे बढ़ाना था तो पॉलिटिक्स भी इंट्रोड्यूस करा गया। जब ये पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करा गया तो हजारों सवाल पूछे जाते थे इनसे कि वी वांट दिस, वी वांट दैट, वी वांट एवरीथिंग। और इनके जवाब में क्या रहता था? वी हैव ओनली दिस मच। यू वांट दिस मच, वी हैव ओनली दिस मच। यहां से जन्म हुआ बेटा इकोनॉमिक्स का। आप समझे? हंटर गैदरर्स के टाइम कोई समस्या नहीं थी, सब्जेक्ट का जन्म नहीं हुआ था, फार्मिंग के टाइम पे भी नहीं हुआ था, और तब तो पॉपुलेशन भी कम थी। सेटलमेंट में भी कोई इशू नहीं था, सेटलमेंट में थोड़ी बहुत समस्याएं आती थी लेकिन इतना कोई इशू नहीं था। जब सिविलाइजेशन हुआ और सिविलाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स घुसा, तब सवाल पूछे जाने लगे सरकार से, राज्य से कि भैया हमको तो चाहिए इतना सब। और सरकार जवाब देती थी, मंत्रालय मंत्रिमंडल जवाब देता था, हमारे पास तो इतना ही पैसा, हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो यहां से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेस। हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड थे, मर्यादित थे। ये सफर चलता गया, आगे बढ़ता गया, बहुत सारे रेवोल्यूशन आए। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद बेटा कह सकते हैं एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगा तब मास प्रोडक्शन होने लगा। अब एक नीड और फील हुई कि पहले इकोनॉमिक्स का प्रयोग या तो लोग हाउस होल्ड में करते थे या तो वे लोग इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी यानी राष्ट्र में करते थे। लेकिन अब बिजनेस इस स्केल पे बढ़ गया, इस लेवल पे बढ़ गया कि इकोनॉमिक्स यहां पर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। क्यों सर? क्योंकि देखिए आप लोगों की वांट्स यहां पर भी बढ़ गई, वांट्स अनलिमिटेड हो गए, सभी को सभी प्रकार के गुड्स चाहिए, पर ये सारी वांट्स को मीट करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो तो सोसाइटी में लिमिटेड है। तो बेटा जब मास प्रोडक्शन होने लगा यानी कि बिजनेस होने लगा, वहां पर भी इकोनॉमिक्स की नीड फील हुई। और फिर एक नए सब्जेक्ट ने जन्म लिया जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सर बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको क्या बताएगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हाउस होल्ड प्रॉब्लम नहीं बताएगा, वो आपको पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं बताएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स सिखाएगा जो बिजनेस से रिलेटेड है। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? वी आर इनटू टॉपिक नाउ, अब हम टॉपिक में घुस गए। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स से एवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीजें आप भूल जाइए, तो सिर्फ सुनने के लिए था, भूल जाइए बेटा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या सीखेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर की परेशानियों को सीखेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर की स्केर्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। द आंसर इज नो। क्या पॉलिटिकल मैटर डिस्कस करेंगे? द आंसर इज नो। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दोज एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स which are closely connected to business, and this is what we are going to study in business economics. आपको बात समझ में? अगर एक बार मैं टॉपिक पे आप लोगों को लेकर जाऊं तो हमारे पहले टॉपिक का नाम क्या है? नेचर एंड स्कोप।
नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप 1.25x की स्पीड पर भी देख सकते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेटा यहां पर हम आपको बताएंगे इस पूरे चैप्टर में, छोटा चैप्टर है 5 मार्क्स का, यहां पर बताएंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, आप इसमें पढ़ने वाले हो क्या, और इसका स्कोप कितना है, क्या क्या पढ़ने वाले हो आप, क्या पढ़ने वाले हो और क्या क्या पढ़ने वाले हो, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या आएगा और उसकी वास्टनेस कितनी है, उसकी लिमिट कितनी है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई बेटा बिजनेस में बहुत ही इसेंशियल कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। वैसे डिमांड के कॉन्सेप्ट आप हाउस होल्ड में भी लगा सकते हो, सप्लाई के कॉन्सेप्ट आप हाउस होल्ड सेक्टर में भी लगा सकते हो, गवर्नमेंट में भी लगा सकते हो बेटा, डिमांड एंड सप्लाई, बट वी आर गोइंग टू टच ओनली दोज एस्पेक्ट विच आर कनेक्टेड विद बिजनेस। फिर बेटा अगर डिमांड है तो सप्लाई भी करना पड़ेगा, और अगर सप्लाई करना है तो मेरे प्यारे बच्चा लोग हमको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करोगे तो क्या फुकट में होगा क्या, दांत तोड़ के देगा क्या, अरे सर फुकट में थोड़ी होगा, उसकी कॉस्ट लगेगी, और माल बेचोगे तो रेवेन्यू भी आएगा। तो हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, रेवेन्यू पढ़ेंगे। डोंट यू थिंक डिमांड इज रिलेटेड टू बिजनेस, सप्लाई इज रिलेटेड टू बिजनेस, प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू बिजनेस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू बोथ आर आल्सो रिलेटेड टू बिजनेस। सिमिलरली बेटा एक और टॉपिक आएगा मार्केट। हम जिस मार्केट में बेचेंगे, अब वो अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं, कुछ मार्केट होते हैं बेटा होमोजीनस मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, कुछ मार्केट में आपका एक छत्र राज रहता है, मोनोपोली होता है, जैसे अनअकैडमी का है, एक छत्र राज है बेटा ऑनलाइन स्पेस में, सीए फाउंडेशन के लिए, सीए इंटरमीडिएट के लिए, सीए कैटेगरी के लिए कह देते हैं। तो बेटा यहां पर हम ये 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट का वेटेज बताता हूं। ये चैप्टर है 5 मार्क्स का, ये चैप्टर है 10 मार्क्स का, ये चैप्टर 10 मार्क्स का, ये चैप्टर है 15 मार्क्स का। तो कुल मिला के आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये सारी चीजें बिजनेस से ही कनेक्टेड है, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट। लेकिन बेटा कुछ कॉन्सेप्ट मैक्रो के भी पढ़ेंगे। सर मैक्रो के क्यों पढ़ेंगे, मैक्रो फैक्टर तो वो होते हैं ना जो लार्ज लेवल पे होते हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते हैं, तो हम उन्हें क्यों पढ़े। बेटा माना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट वो हमें अफेक्ट तो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक टॉपिक है आपको बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल ये बताएगा इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसके कारण आपके धंधे पे क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये भी पढ़ेंगे। ये आपको एक टॉपिक सिखाएगा पब्लिक फाइनेंस, बताएगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के रोल क्या है, वो आपके बिजनेस में कैसे इंपैक्ट डालेंगे, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। कुछ धंधे तो बंदी करवा देती है गवर्नमेंट, तो पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे। और आप सभी जानते हैं मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। तो बेटा हम लोग मनी मार्केट नाम से भी एक टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब जिसमें बैंकिंग फंक्शन, डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे। आप जरा सोचिए अगर पैसे ही नहीं हो तो, और पैसे नहीं हो तो धंधा कैसे करेगा भाई। तो मनी मार्केट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी। फिर एक टॉपिक आएगा इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड आ गया मतलब बिजनेस आ गया, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड है मतलब बिजनेस है, बिजनेस है इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में डाल दिया। फिर कुछ नॉर्मल टॉपिक दिए हैं जैसे कि नेशनल इनकम। ये टॉपिक किस लिए दिया है, ये टॉपिक इसलिए दिया है कि आप पूरे कंट्री का परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकते हो। कैसे आप कह सकते हैं कि यूएस नंबर 1 इकोनॉमी है, कैसे आप कह सकते हैं चाइना सेकंड थर्ड नंबर पे, कैसे कह सकते हैं आप इंडिया फोर्थ फिफ्थ नंबर पे रहती है, बराबर है, नेशनल इनकम की वजह से। और लास्ट है बेटा इंडियन इकोनॉमी। ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको स्टार्टिंग से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से लेकर टिल डेट तक क्या क्या हमने एडवांसमेंट करी है, अभी G20 समिट हुआ ना उसके बारे में बताने वाले, सारी चीजें बताई जाएगी। समझ गया। मैं टॉपिक का आपको रफली वेटेज बताता हूं जो इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किया है। देखिए 10 20 30, 10 20 30 40 50, ये 55 मार्क्स दिख रहा है इसमें से। हाँ सॉरी, इंडियन इकोनॉमी भी 10 मार्क्स का, मैं चेक कर लेना 10 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स।
और इस बार इंस्टीट्यूट ने वेटेज प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ, यही वेटेज आएगा, एक आधा मार्क्स ऊपर नीचे पकड़ लेना। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट ऑल। मतलब सर एक आधा गलत हो गया तो वो समझ से नहीं, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है 120 में से कोई 100 अटेम्प्ट करने, नहीं, 100 क्वेश्चन है उसमें से ही 100 अटेम्प्ट करने, आप छोड़ भी सकते हो, गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, क्या क्या आएगा उसमें, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। डिमांड सप्लाई, डिमांड है तो सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन है तो उसकी कॉस्ट लगेगी, मार्केट में माल बेचोगे तो रेवेन्यू तो मिलेगा उसका। तो ये है आपके माइक्रो के कॉन्सेप्ट, सारे बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में डालते। अब बिजनेस साइकिल है, धंधे में आ रहे, इकोनॉमी में आ रहे उतार चढ़ाव के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग गवर्नमेंट का रोल डिस्कस करेंगे, हम लोग बैंक का रोल डिस्कस करेंगे, हम लोग इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे, हम कंट्री की परफॉर्मेंस मेजर करना सीखेंगे, और लास्टली इंडियन इकोनॉमी। ये है आप लोगों का सिलेबस, और बहुत ही क्रोनोलॉजिकली चलना है हम लोगों को। आज हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। ठीक है, जरा सोचिए मैंने अब तक क्या बोला। टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट का ब्रेक लिए और सोचिए मैंने आपको क्या क्या बोला। मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई, मैंने सबसे पहले आपको बताया इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट का जन्म हुआ ही क्यों, क्या रीजन था, तो मैंने बताया स्केयरसिटी है। अगर रिसोर्सेज की स्केयरसिटी नहीं होती तो मजे ही मजे, समस्या ही नहीं होती। फिर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर बताया कि भैया ह्यूमन बीइंग की वांट अनलिमिटेड होती है। भैया हर उम्र में वांट अनलिमिटेड होती है। अगर आज आप मुझसे पूछेंगे ना सर आपको क्या चाहिए, मैं बोलूंगा मुझे घर चाहिए, मुझे फार्म हाउस चाहिए, मुझे बहुत अच्छी कार चाहिए, कम से कम 3-4 करोड़ रुपए की कार चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप पर जाना है, मुझे फिर से फोन अपग्रेड करना है, मुझे नए 2-3 लैपटॉप लेने हैं, मुझे घर का इंटीरियर करवाना है, बेटा मुझे अच्छे अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। तो बेटा हर उम्र में आप लोगों की डिमांड तो आती ही जानी है, आपकी वांट्स खत्म होगी ही नहीं, मैं बोल रहा हूं कभी खत्म नहीं होने वाली। जैसे मैंने कहावत बोली थी आप लोगों को, वो एक क्या कहते हैं, शायरी कह सकते हैं, हर उम्र का शौक होता है जुदा जुदा। हर उम्र में आपके शौक होते हैं अलग अलग, हर उम्र का शौक होता है जुदा जुदा। बचपन में खिलौने चाहिए रहते हैं, जवानी में माशूका यानी प्यार करने वाला कोई, ठीक है, उसके बाद रुतबा यानी रेपुटेशन, और बुढ़ापे में खुदा खुदा। आपको ये चाहिए, हर उम्र में आपको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो मैंने आपको बताया वांट्स तो अनलिमिटेड है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, वांट्स को लिमिट कभी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन रिसोर्सेस आपके पास हमेशा लिमिटेड रहेंगे। अब रिसोर्सेस में हमेशा पैसा नहीं आता बेटा, नेचुरल रिसोर्सेस भी आते हैं। तो ये स्केयरसिटी है, ये इम्बैलेंस है। सर आमदनी अट्ठन्नी, एक मूवी आई थी बेटा गोविंदा की, आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, वो भी इकोनॉमिक्स को ही रिजेंबल कर रहा है कि भैया हमारी आय इतनी है और खर्च इतना है, तो क्या जीना छोड़ दे, तो मैं क्या मर जाऊं, तो मैं क्या जीना छोड़ दूं, नहीं, हम अलोकेट करेंगे, सभी नहीं तो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट है एटलीस्ट उन्हें तो सेटिस्फाई कर ही दे, है ना। फिर मैंने आप लोगों को बताया कैसे हंटर गैदरर्स फार्मिंग में आए, फार्मिंग से सेटलमेंट हुई, सेटलमेंट से सिविलाइजेशन बना, सिविलाइजेशन से पॉलिटिक्स आया, पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स का भर भर के प्रयोग करना चालू किया। फिर धीरे धीरे रेवोल्यूशन हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मास प्रोडक्शन हुआ, हमें फील होने लगी कि अब हमें यहां पर भी इकोनॉमिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वांट्स तो लोगों की अनलिमिटेड ही है, रिसोर्सेस सच में मार्केट में लिमिटेड है, तो यहां पर भी इकोनॉमिक्स का प्रयोग करना हमने चालू किया। चलिए शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स।
आज मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, आप बड़े आराम से डाउनलोड करिए, मोबाइल में ओपन करिए, आप स्प्लिट स्क्रीन करके नोट्स भी स्क्रॉल करिए, यहां पर भी देखिए, कोई समस्या नहीं, मैं आपको एक लिंक देने वाला हूँ, बस आप स्कैन कर लीजिए उसे, आपको सारे नोट्स, भैया सीए फाउंडेशन की जर्नी के एंड तक सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट भी, इतने बेहतरीन नोट्स मैंने बनाए, यू विल फॉल इन लव विद दैट। और अभी एग्जांपल्स तो देखो कैसे गजब के आने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये आपका लिटरेचर है, ये मटेरियल है, ये कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर से क्वेश्चन आने। तो बेटा ये जो वर्ड है ना इकोनॉमिक्स, ये जो आपने अभी वर्ड सुना इकोनॉमिक्स, ये आया कहां से? ये आया है बेटा ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीस जानते हैं आप, एक कंट्री है ग्रीस, ये वर्ड वहां से आया। अब जो ग्रीस के लोग हैं ना, यानी कि ग्रीक लोग, उनको दो ही काम थे। दूसरा काम था डेफिनेशंस बनाना। अभी पहला काम उनका क्या था, आप उनकी मूर्तियां देखकर समझ सकते हैं, स्कल्पचर देखकर समझ सकते हैं, बाकी तो आप समझदार हैं। पर दूसरा काम था डेफिनेशंस बनाना, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस बनाते थे, बढ़िया बढ़िया डेफिनेशंस बनाते थे। स्कॉलर्स थे, एकदम लिटरेट लोग थे, बोलो थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे। बहुत सारे फिलोसोफर्स वहीं से आए बेटा, ग्रीक सिविलाइजेशन से। तो ये जो वर्ड है ना इकोनॉमिक्स, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एक सवाल आता है एग्जाम में, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड, रोमन, इटालियन, ग्रीक, इंडियन। तो द करेक्ट आंसर इज ग्रीक। So the word economics is derived from Greek word oikonomia. याद रखिएगा ये वर्ड, the word economics is derived from Greek word oikonomia. बेटा इसमें oiko का मतलब होता था हाउस और नोमिया का मतलब होता था मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था ना, जब सेटलमेंट होने लगी वहां पर भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं आना चालू हो गई थी, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स का छोटा मोटा प्रयोग करना वहां पे चालू कर दिया था। भले वो सब्जेक्ट डेवलप नहीं हुआ था, पर उन्होंने इकोनॉमिक्स का प्रयोग करना चालू कर दिया था कि भैया हमारे पास लिमिटेड स्पेस है ना, लिमिटेड फार्म है ना, लिमिटेड फील्ड है ना, लिमिटेड कैटल्स है ना, हम इसी के अंदर से अपनी वांट्स पूरी करने की कोशिश करेंगे। सभी तो सेटिस्फाई हो रही नहीं है, पर जितनी हो रही है उतनी तो करें। तो अननोइंगली दे वर स्टडीइंग द सब्जेक्ट, दे वर अप्लाइंग द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट इसको फॉर्मली नाम दिया ग्रीक सभ्यता ने। तो द वर्ड इकोनॉमिक्स पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइको का मतलब होता है हाउस और नोमिया माने मैनेजमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स जो कि एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है हाउस मैनेजमेंट। अब आप बोलेंगे सर आपने 3 बार रिपीट किया, बेटा यहां पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड। दूसरा, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डैश। तीसरा, ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? इट मींस हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सो ओइको का मतलब होता है हाउस और नोमिया माने मैनेजमेंट। तो ये जो इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है, इसका कंप्लीट मीनिंग होता है हाउस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले शुरुआत कहां पे हुई बेटा? हाउस होल्ड में। और ये आप हमारी स्लाइड में देख सकते हो, सेटलमेंट होना चालू हुई, लिमिटेड जगह थी फार्मिंग के लिए, लेकिन खाने वाले बहुत सारे लोग, वेस्टेज वगैरह भी बहुत सारे लोग करते थे, कैटल भी था लोगों के पास। ये देखिए बकरियां थी, ये बकरी थी, ये गाय थी बेटा, ठीक है। पहले तो पता नहीं क्या क्या पालते थे। मैं हमेशा सोचता हूं बेटा, हम अभी केला खाते हैं, एप्पल खाते हैं, हम जिंदा रहते हैं, मरते नहीं, क्योंकि हमें पता है वो खाने लायक है। कुछ जहरीले फल भी हैं, हमें पता है इन्हें नहीं खाना, पर जिस इंसान ने बेचारे ने पहली बार खाया होगा और वो मरा होगा, जरा सोचिए, उसके बलिदान के कारण ही हमको पता चला कि ये फल जहरीला और ये फल जहरीला नहीं है। जहरीला फल है कैसे पता चला? किसी ने खाया ही होगा ना। तो कितने लोग मरे, कितने सारे जानवर को हमने डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करी होगी। एक दिन किसी के मन में आएगा भैया शेर घूम रहा है, कुत्ते को तो पाल ही लेते हैं हम, ये बकरी को भी पाल लेते हैं, वो शेर भी घूम रहा है, चलो ट्राई करके देखते हैं। कितने लोगों ने जान गंवाई सोचो सर। खैर हमें क्या, हम बहुत आगे जा चुके हैं। तो सबसे पहला यूज इन्होंने किया हाउस मैनेजमेंट। फिर बेटा एडवांसमेंट हुआ, सेटलमेंट से सिविलाइजेशन आया, सिविलाइजेशन से पॉलिटिक्स आया। तो 19th सेंचुरी तक इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। ये भी एक सवाल आता है। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। सर आपने वो ऊपर लिखवा है ना, हंटर गैदरर्स, उसके बाद फार्मिंग, सेटलमेंट, सिविलाइजेशन, पॉलिटिक्स, वो लिखना है क्या? कहीं नहीं, वो सिर्फ समझने के लिए था, बुक में नहीं है वो।
वो एक्स्ट्रा है। इसलिए आपको बेटा ये चार शब्द, जो चार लाइन मैंने पढ़ाई ना, उसके बियॉन्ड में आपको बहुत नॉलेज देता हूं। फिर बेटा फर्स्ट वर्क ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किया सर एडम स्मिथ ने। बेटा इन्होंने फर्स्ट वर्क किया मॉडर्न इकोनॉमिक्स के ऊपर। कब? इन ईयर 1776। ये अराउंड 1923 1926, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19 सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 1723 में पैदा हुए हैं। 1723 डेट याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। यानी अपने उम्र के 50 साल बाद इन्होंने एक मास्टरपीस दिया, एक बेहतरीन वर्क ऑफ आर्ट दिया बेटा। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। कौन से साल में? 1776 में। एडम स्मिथ को बेटा कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कुछ लोग ग्रैंडफादर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ ग्रीक सभ्यता से। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइको मतलब हाउस, नोमिया मतलब मैनेजमेंट, तो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया मतलब हाउस मैनेजमेंट। 19वीं सेंचुरी तक इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। फिर फर्स्ट वर्क ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किया सर एडम स्मिथ ने। सर कौन से साल में? इन ईयर 1776। कौन सी बुक लिखी सर इन्होंने? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। इस बुक का इतना बड़ा नाम है इंक्वायरी। किस चीज की इंक्वायरी? नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। कुछ लोग इस बुक को प्यार से वेल्थ ऑफ द नेशन के नाम से भी बुलाने लगे। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, एडम स्मिथ के बारे में, मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन वो जो वीडियो था ना, जो मैं रिसर्च वीडियो देख रहा था, उसमें जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था वो खुद बोल रहा था कि इनकी थियरीज लोगों को काफी बोरिंग लगती थी। ऑफ कोर्स अच्छा काम लोगों को बोरिंग लगेगा, ये थोड़ी कच्चा बादाम कर सकते थे। जरा सोचिए इनके टाइम पे टिकटॉक होता, म्यूजिकली होता और ये कच्चा बादाम करते तो कितने फेमस होते। खैर अच्छा है उस टाइम पर ये सारी चीजें नहीं थी, नहीं तो सभ्यता हमारी फिर पीछे चली जाती। काश मैं हंटर गैदरर होता, मैं ये सोचता। बताइए इस पेज पे जो जो मैंने चीजें बताई क्या याद हो रही है आप लोगों को? बहुत आसान है। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, विच इज दैट ग्रीक वर्ड? दैट ग्रीक वर्ड इज ओइकोनोमिया। ओइको मतलब हाउस, नोमिया मतलब मैनेजमेंट। तो वो ग्रीक वर्ड का मतलब क्या हुआ सर? ओइकोनोमिया का मतलब हुआ हाउस मैनेजमेंट। 19वीं सेंचुरी तक इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। फिर फर्स्ट वर्क ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो किया वो किया सर एडम स्मिथ ने इन ईयर 1776। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। इसको वेल्थ डेफिनेशन भी कहा जाता है। पता है इस पेज पे कितने एमसीक्यू बनते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं, मैं हाईलाइट करके देता हूं आपको कितने एमसीक्यू बनते हैं। एक, थोड़ा डार्क हो गया, लाइट कलर यूज करता हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10 एमसीक्यू। सर बाप रे, 10 एमसीक्यू बन सकते हैं। जो मैं आपको एमसीक्यू बुक देने वाला हूं ना सर, कहां से मिलेगी एमसीक्यू बुक बताता हूं, डाउनलोड करना भी सिखा देता हूं। उस एमसीक्यू बुक में 10 एमसीक्यू होंगे स्टार्ट। मतलब जब मैं आपको कहता हूं ना 3000 एमसीक्यू दिए हैं, हमारी इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट आपको मात्र 600 से 700 एमसीक्यू देती है। मैं उससे 5 गुना ज्यादा एमसीक्यू कैसे देता हूं? क्योंकि मैं हर पेज पे हर लाइन पे आपको एमसीक्यू बना के देता हूं। अगर किसी बच्चे ने एमसीक्यू भी कर लिए सारे, तो बेटा उसको सिलेबस पूरा का पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में दिखेगा। हर एक लाइन के ऊपर एमसीक्यू वहां पे बना रखे हैं, जितने पॉसिबिलिटी हो सकती थी सारे बना रहे। तो बेस्ट वर्क है आपके सामने, और बहुत मेहनत करी है मैंने नोट्स पे। ये पिछले 6 साल में बनाए गए नोट्स हैं, और हर अटेम्प्ट में रिवाइज 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 करते रहता हूं। फाइनेस्ट नोट निकल गया है, बेस्ट सेलर नोट्स भी हैं, आप चेक कर सकते हैं कहीं भी जाके। ये पेज हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके आइए बेटा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ना फंडामेंटल्स बताए थे, याद है? फंडामेंटल क्या था बेटा?
अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स, हाँ जी सर, एंड स्केर्स रिसोर्सेस, स्केर्स, स्केर्स मतलब कम, स्केर्स रिसोर्सेस। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है वांट्स। बेटा क्या वांट्स और नीड में फर्क होता है? क्या सच में वांट और नीड अलग अलग होती हैं? इकोनॉमिक्स में जो वर्ड यूज किया है अनलिमिटेड नीड्स नहीं यूज किया है, अनलिमिटेड वांट्स किया है। तो आइए चलिए अभी हम डिफरेंस देखते हैं वांट्स वर्सेस नीड्स के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। बेटा नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है आपकी जरूरत, जरूरत या जरूरतें। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हमारी जरूरत है। जैसे कि आज एजुकेशन भी आपकी जरूरत है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस करना है तो भैया नेट पैक डालना पड़ेगा, ये भी आपकी जरूरत है। ऑनलाइन क्लास करना है तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये भी आपकी जरूरत है। बेटा जरूरतें तो बढ़ती जाती है लेकिन जरूरतें लिमिटेड होती है, जरूरतें आपकी लिमिटेड होती है। हाँ ये हो सकती है बहुत सारी लेकिन ये लिमिटेड होती है। और सर वांट्स, वांट्स की तो कोई सीमा नहीं है, वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे कि मुझे घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, फॉरेन ट्रिप, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत पुराने पुराने आर्टिफैक्ट्स चाहिए मुझको, मुझे घर में लैविश फर्नीचर चाहिए, एसी, टीवी, सारी ये चीजें चाहिए। ये मेरी जरूरतें नहीं है, ये तो मेरी इच्छाएं हैं। तो क्या मैं वांट को इच्छा बोल सकता हूं? नीड का मतलब होता है जरूरत, इसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। आप मुझे एक बात बताइए, आप आपके पापा के पास जाएंगे और पापा को बोलते हैं पापा मुझको जी वैगन चाहिए, वर्सेस आप अपने पापा को बोलोगे पापा पापा मुझको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। पापा कौन सी चीज दिलाएंगे? फॉरगेट अबाउट मनी, पापा बोलेंगे जी वैगन का करेगा क्या तू, गिड्डियां मारेगा, इधर उधर घूमेगा, पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन तो तेरी जरूरत है। तो बेटा नीड वर्सेस वांट में यही डिफरेंस होता है। नीड का मतलब होता है जरूरत और वांट का मतलब होता है इच्छा। एक और मजे की बात बताओ, कुछ चीजें आपके लिए नीड होगी लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो वांट हो सकती है। क्या बात कर रहे हो सर, एग्जाम्पल दो। बिल्कुल एग्जाम्पल। बेटा इंटरनेट आप लोगों की नीड है, आपको सच में जरूरत है उसकी? द आंसर इज यस। पर इमेजिन करिए घर में एक बहुत ही छोटा बच्चा है, 8-9 साल का, उसको कोई ऑनलाइन एजुकेशन नहीं करना है, उसके लिए इंटरनेट वांट है, वो उसकी जरूरत नहीं है, वो तो उसकी इच्छा है। आप मेरी बात समझ रहे? अच्छा आप बोलोगे पापा पापा मुझे डीएसएलआर चाहिए। ये डीएसएलआर क्यों चाहिए? आप बोले मुझे तो फोटोग्राफी करनी है, ठीक है, नॉर्मल फोटोग्राफी ऐसे करूंगा, टाइम पास करूंगा और ज्यादा यूज भी नहीं करने वाला, इधर उधर घूमूंगा। लड़कियों को पसंद है ना छपरी लड़के, लड़कियों को छपरी लड़के पसंद है ना, जो डीएसएलआर और केटीएम लेकर घूमते हैं। आपको पता है लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है? मैं बताता हूं, मैं पूरा ड्रॉ करके बताता हूं। छपरी लड़का, बेटा यहाँ पे उसने पियर्सिंग करवा रखी होगी, मुर्गे जैसे खड़े बाल होंगे, और बेटा एक नहीं 3 कलर के बाल तो उसके होंगे ही होंगे। उसके बाद एकदम पतला सा कांटे जैसा शरीर, कंधे उचके हुए, वो कंधे उचके हुए नहीं है, वो उसकी हड्डियां हैं बेटा, ठीक है। कुपोषण के कारण हुआ हुआ पतला, टाइट जीन्स पहनेगा बेटा, लेकिन जीन्स भी पूरी नहीं पहनेगा, यहां पर जीन्स खत्म होगी और टांगे अभी भी चल रही है उसकी। चप्पल पहनेगा जूडियो से लाई हुई, ठीक है। जैकेट जीन्स का पहनेगा चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लड़कियों की पहली पसंद है बेटा, ठीक है। ये उसका हाथ रहेगा, इस हाथ में बहुत सारे बैंड रहेंगे, वांटेड, अपना टाइम आएगा, मैं तेरा हीरो, वो रबर बैंड आते ना, वो रहेंगे। और दूसरे हाथ में रहेगा बेटा सलमान भाई वाला वो क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट रहेगा। दांत में टूथपिक रहेगा, दांत में टूथपिक। जीन्स बेटा इसकी एकदम लोवेस्ट रहने वाली है, इसके पास केटीएम रहेगी जिसमें सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जाने का पेट्रोल है, जेब में 20 रुपए है, पापा से 20,000 रुपए की उधारी है, और एक डीएसएलआर है, और आज के टाइम पे आईफोन है, और ही विल बी सो कॉल्ड एज इन्फ्लुएंसर, ठीक है। ये है लड़कियों की पहली पसंद, फर्स्ट चॉइस।
आप समझे? तो ये लड़का जो इसके पापा से डीएसएलआर मांग रहा है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो इसकी वांट है, ये तो इसकी इच्छा है। तो नीड वर्सेस वांट में डिफरेंस समझा? नीड मतलब जरूरतें, और जरूरतें आपकी लिमिटेड ही होती है। हाँ एक दो बढ़ सकती है पर वे इनफाइनाइट नहीं होती, लेकिन वांट्स आपकी इनफाइनाइट होती है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी हम इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कभी भी उन्होंने अनलिमिटेड नीड्स वर्ड का प्रयोग नहीं किया है, अनलिमिटेड वांट्स का प्रयोग किया है। आप समझ रहे हैं? आइए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बताता हूं। बेटा आपने ये शो जरूर देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। माता जी, हमारी दया बेन, दया टप्पू के पापा गड़ा, ये हमारे जेठालाल चंपकलाल गड़ा, बबीता जी कितने खुश हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, इनका खून बढ़ जाता है बबीता जी को देखकर। और ये हमारी बबीता जी जो सोसाइटी में सभी को भिड़े भाई, मेहता भाई, हाथी भाई बोलेगी, लेकिन जेठालाल को जेठा जी बोलेगी, आप ही ना जेठा जी। और ये देखो कैसे खुश होता है। बेटा जेठालाल के लिए दया बहन क्या है? वो उनकी नीड है, वो उनकी अर्धांगिनी है, उनके बिना वो रह नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दया बेन नीड है, लेकिन बबीता जी तो बेटा वांट है, ये तो इनकी इच्छा है कि भैया अय्यर इडली साहब को ये कैसे मिल गई। बड़े खुश हो जाते हैं बबीता जी को देख के। तो ये है बेटा डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। नीड का मतलब जरूरतें जो लिमिटेड है, फाइनाइट है, जिसके बिना रहना मुश्किल है, और वांट्स मतलब इच्छाएं हैं जो कि अनलिमिटेड है। नीड्स पूरी करी जा सकती है और वांट्स तो आपके सामने है भैया, हर बार पूरी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। पढ़ते हैं बेटा फॉर्मली क्या लिखा हुआ है। नीड का मतलब होता है समथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और भी बढ़ता जाता है। वेयर एज वांट का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिजायर्ड, जिसकी आप इच्छा करते हैं। समथिंग दैट इज डिजायर्ड, वांट इज सिंपली समथिंग दैट अ पर्सन वुड लाइक टू हैव। 0078 पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पे, ये इनकी चाहत है। बताइए समझ में आया? जितना पढ़ा एक बार क्विकली रिकैप करते, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइको मतलब हाउस, नोमिया मतलब मैनेजमेंट, तो जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब हो गया ओइकोनोमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। 19th सेंचुरी तक इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। फिर फर्स्ट वर्क ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसने किया? सर एडम स्मिथ ने। कौन से साल? इन ईयर 1776। कौन से बुक? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, जिसे प्यार से वेल्थ ऑफ द नेशन या वेल्थ डेफिनेशन भी कहा जाता है। फिर हमने डिस्टिंग्विश किया नीड्स वर्सेस वांट में। नीड का मतलब जरूरतें, और जरूरतें आपकी लिमिटेड ही होती है, और वांट्स का मतलब होता है इच्छा, इच्छाएं आपकी अनलिमिटेड होती है। इकोनॉमिक्स के जब फंडामेंटल्स हम पढ़ते हैं, हम उसमें अनलिमिटेड वांट्स पढ़ते हैं, अनलिमिटेड नीड्स नहीं, और स्केर्स रिसोर्सेस की चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब मैं आपको फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैंने आपको कल बताया था, आज उसको और आगे लेकर जाता हूं। ध्यान से सुनिए, अगर इकोनॉमिक्स को, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को एक शब्द में डिफाइन करना है कि आखिरकार ये शब्द का जन्म, ये सब्जेक्ट का जन्म हुआ ही क्यों है, तो वो सिंगल वर्ड है स्केयरसिटी। एक सवाल आता है, इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट? इट इज क्लोजली रिलेटेड टू स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड, लिमिटेडनेस। चीजें कम हैं, आपके पास लिमिटेड है, इसे बोला जाता है स्केयरसिटी। अब अगर आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक्स के 2 फंडामेंटल बताओ, ये भी बहुत डीप में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक्स के 2 फंडामेंटल बताओ स्टेट, तो आप बोलेंगे अनलिमिटेड वांट। अनलिमिटेड नीड्स बोलेंगे क्या बच्चावाड़ी? नहीं, अनलिमिटेड वांट्स बोलेंगे, एंड स्केर्स रिसोर्सेस।
ये अनलिमिटेड वांट सिर्फ आपकी है क्या? नहीं नहीं सर, ये तो मेरे पंपा की भी है, मेरी मम्मी जी की भी है, यानी पूरे के पूरे हाउस होल्ड की भी है। सर फर्म्स यानी कि कंपनीज को भी, बिजनेसेस को भी स्केयरसिटी का, सॉरी अनलिमिटेड वांट उनकी भी रहती है। और सर गवर्नमेंट की भी अनलिमिटेड वांट रहती है। अच्छा, रिसोर्स स्केयरसिटी किसको देखने को मिलती है? सर हाउस होल्ड को भी देखने को मिलती है, फर्म्स को भी देखने को मिलती है, गवर्नमेंट यानी नेशन को भी देखने को मिलती है। यानी कि अनलिमिटेड वांट्स तो हाउस होल्ड सेक्टर की भी है और उनके पास रिसोर्सेस भी लिमिटेड है। अगर हम फर्म्स की बात करें, उनके पास भी अनलिमिटेड वांट्स है, उनको भी 50 वेंचर्स में पैसा डालना है, पर उनके पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड है। और गवर्नमेंट को भी बेटा मास वेलफेयर करने के लिए पैसा चाहिए, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, पर उसके लिए भी पैसा लिमिटेड है। तो रिसोर्स स्केर्सिटी का सामना सबको करना पड़ता है। अब बेटा रिसोर्स स्केर्सिटी भी दो टाइप की होती है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। एक एब्सोल्यूट स्केर्सिटी, एक रिलेटिव स्केर्सिटी, दोनों में डिफरेंस समझना बेटा। मान लेते हैं मैं आदित्य शर्मा एक लड़की से बेतहाशा प्यार करता हूं। वो लड़की मुझे अपने पापा से मिलाने ले गई। उसके पापा बोलते, देखो बेटा, मेरी बेटी के खर्चे तुम उठा नहीं पाओगे, मेरी बेटी बहुत अमीर है, मेरी बेटी का भैया महीने में खर्चा 40-50 हजार रुपए होता है मेंटेनेंस का, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। बोला अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें घर जमाई बन के रहना पड़ेगा, पूरा टाइम मेरे बेटे के साथ रहना पड़ेगा। हाय, मैंने बोला वैसे ऑप्शन बुरा नहीं है, पर मैं कमाऊंगा क्या? तो बोला कमाने की बात नहीं है, हम तुम्हें एक बार 20 करोड़ रुपए दे देंगे, अब ये 20 करोड़ में तुम अपना जीवन काटो, दिन भर मेरी बेटे के साथ रहना है। मैंने बोला मैं इस पैसे को इन्वेस्ट वगैरह करके धंधा वगैरह चालू कर, नहीं, अरे नहीं कर सकते, अरे रंग भरसा भीगे चुनार वाली रंग भरसा नहीं, आपको एक बार 20 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। ये जो स्केर्सिटी है, 20 करोड़ भी तो लिमिटेड ही है ना बेटा। आज के टाइम हम बॉम्बे में घर खरीदने जाओगे 40 करोड़ का आता है, तो ये पैसा भी तो लिमिटेड ही है ना। लेकिन ये स्केर्सिटी है एब्सोल्यूट स्केर्सिटी। 2-3 एग्जांपल लूंगा, उसी के बाद समझेगा। वर्सेस मैं एक जॉब करता हूं, जिस जॉब में मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूं, हर महीने मेरे पास 1 लाख रुपए आता है। आप ये मत कंपेयर करिए 20 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है वर्सेस 1 लाख रुपए। आप दोनों एग्जांपल को इंडिपेंडेंटली समझिए। मेरे पास हर महीने 1 लाख रुपए आते हैं और मेरा हर महीने का लगभग वांट्स जो हो जाती है वो 20 लाख रुपए की होती है। सारी वांट्स तो मैं पूरी कर नहीं सकता ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही पूरी करता हूं। महीना खत्म हो जाता है और फिर से अगले महीने मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाते हैं। मेरी वांट्स तो कम होने से रही, मैं उसमें से कुछ वांट्स को सेटिस्फाई कर देता हूं। फिर बेटा अगला महीना आता है, फिर 1 लाख रुपए मेरे पास आते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं? नहीं। तो स्केर्सिटी तो है, पर इसे रिलेटिव स्केर्सिटी बोलेंगे। बेटा मेरी वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेस लिमिटेड है, ये रिसोर्सेस स्टॉप नहीं हो गए हैं। पहले वाले केस में आपके पास रिसोर्सेस फाइनाइट थे, ना बढ़ाए जा सकते हैं ना घटाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरे वाले केस में सर आपके पास तो हर महीने पैसा आ रहा है, फिर आप स्केर्सिटी कैसे कह सकते हो? अरे सर हर महीने पैसा आएगा तो स्केर्सिटी कैसे? आपको पैसे कम पड़ रहे, अगले महीने फिर पैसा आ जाएगा, पैसे कम पड़ रहे, अगले महीने फिर पैसा आ जाएगा। अरे मेरे प्यारे लोगों, मुझे पैसे कम पड़ रहे, अगले महीने पैसा आ जाएगा मानता हूं, पर अगले महीने और डिमांड भी तो बढ़ जाती है। तो रिलेटिव स्केर्सिटी का मतलब होता है मेरी डिमांड, मेरी वांट्स के कंपैरिजन में पैसा लिमिटेड है। हालांकि हर महीने पैसा बढ़ता जा रहा है, हर महीने पैसा आ रहा है, तो कुछ लोग बोलेंगे स्केर्सिटी कैसे, लिमिटेड कैसे, हर महीने 1-1 लाख आ रहा है, पर बेटा खर्चा उसके सामने बहुत ज्यादा है ना। वाइल एब्सोल्यूट स्केर्सिटी इज कंप्लीट फाइनाइट। मैं आपको इसके और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं रहता हूं पुणे में, पुणे में अप्रैल मंथ के अंदर वाटर स्केर्सिटी स्टार्ट हो गई। तो बेटा अनाउंसमेंट आई कि भैया कल पानी नहीं आने वाला है। हमने बोला कितने दिन नहीं आने वाला? अगले 7 दिन पानी नहीं आने वाला है। आपके घर पे जो पानी की टंकी है उस टंकू को भरा के रख लो।
तो मैंने क्या किया, उस टंकी को भर के रख दिया। ये टंकी के अंदर पानी कितना आता है, ये टंकी के अंदर पानी आता है 2000 लीटर। अब अगले 7 दिन तक क्या इस टंकी में पानी बढ़ाया जा सकता है? नहीं बढ़ाया जा सकता। क्या ये पानी लिमिटेड है? द आंसर इज यस। क्या ये बढ़ाया जा सकता है? नहीं। तो ये लिमिटेडनेस को बोला जाएगा एब्सोल्यूट। पर सेम एग्जांपल लेते हैं, मेरे यहां पानी की टंकी है और मुझे ये बोला जा रहा है कि भाई साहब अब कल से रोज 200 लीटर पानी ही आएगा। मैंने बोला कल 200 आएगा, परसों बोला परसों भी 200 आएगा, उसके बाद भी परसों आएगा 200 आएगा, उसके बाद भी 200 आएगा। तो कुछ लोग बोलेंगे ये तो स्केयरसिटी है ही नहीं। पर मेरे प्यारे राजदुलारों, 200 लीटर रोज पानी आएगा, लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट मेरी रोज की 600 लीटर है। बताओ कैसे मीट करूंगा? पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर रिसोर्सेस बढ़ाए नहीं जा सकते, इसलिए वे एब्सोल्यूट स्केर्सिटी। दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए रिसोर्सेस तो डेली आ रहे हैं, पर इन कंपैरिजन टू व्हाट, हमारी इच्छाओं के कंपैरिजन में तो ये लिमिटेड हो गए ना। इसे बोला जाता है रिलेटिव स्केर्सिटी। तो सर हम इकोनॉमिक्स में कौन सी स्केर्सिटी की चर्चा करते हैं? रिलेटिव की। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल, ये जो कच्चा तेल क्रूड ऑयल रहता है, वो लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड। अरे 20 साल हो गए यार, खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर लिमिटेड क्यों बोलते हैं? वो लिमिटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी आपकी वांट है ना, जितनी आपकी डिमांड है ना, उसके कंपैरिजन में सप्लाई बहुत छोटा सा है। सप्लाई मात्र इतना सा है और डिमांड आपकी बहुत ज्यादा है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं फॉसिल फ्यूल तो बनते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन इन कंपैरिजन टू अवर वांट्स दे आर लिमिटेड। इसलिए इकोनॉमिक्स में हम रिलेटिव स्केर्सिटी की बात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। बेटा आपको एग्जाम देनी है सितंबर में, क्या आपके पास रोज टाइम होगा? बिल्कुल होगा पढ़ाई करने के लिए। पर फिर भी आप बोलोगे कि सर रोज 24 घंटे तो हमको मिलते ही जा रहे हैं, फिर भी टाइम कम पड़ रहा है। ये कौन सी स्केर्सिटी है? ये है रिलेटिव स्केर्सिटी। क्योंकि हर रोज जो आपको टाइम मिल रहा है, उसके कंपैरिजन में जो आपके पास वर्क है वो मोर है, इसलिए ऐसी स्केर्सिटी को रिलेटिव स्केर्सिटी बोलते हैं। पर अब आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, आपका 2 घंटे का इकोनॉमिक्स का पेपर है, क्या वो टाइम बढ़ाया जा सकता है? द आंसर इज नो। क्या वो 2 घंटे ही रहेंगे? द आंसर इज यस। तो वो बन गया एब्सोल्यूट स्केर्सिटी। वो एग्जाम के 2 घंटे एब्सोल्यूट स्केर्सिटी है, पर आज जो आपको रोज 24 घंटे मिल रहे हैं वो रिलेटिव स्केर्सिटी है। कुछ लोग बोलेंगे सर रोज 24 घंटे मिल रहे हैं, समय की कमी थोड़ी है। अरे बाबू, तुम्हारे पास जो काम है, तुम्हारे को जो टास्क एग्जीक्यूट करने हैं, उसके कंपैरिजन में वो कम पड़ रहे हैं। वापस सर इकोनॉमिक्स को अगर एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है तो कौन सा वर्ड है? स्केर्सिटी। सर इकोनॉमिक्स के 2 फंडामेंटल कौन से? अनलिमिटेड वांट्स एंड रिलेटिव स्केर्स रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स में 2 टाइप की स्केर्सिटी, सब लिखा है बुक्स में, 2 टाइप की स्केर्सिटी देखने को मिलेगी, एब्सोल्यूट स्केर्सिटी और रिलेटिव स्केर्सिटी। हम एब्सोल्यूट स्केर्सिटी का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम रिलेटिव स्केर्सिटी पढ़ेंगे। बस निकल गई हवा सर आपकी, इतना ही पढ़ाओगे इकोनॉमिक्स में हमको? अनलिमिटेड वांट है, लिमिटेड पैसा है। अरे ये बात जान के मैं करूं तो क्या करूं? जीना छोड़ दूं? अरे नहीं, अब हम आपको सिखाएंगे कैसे आप इन रिलेटिव स्केर्स रिसोर्सेस की मदद से मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि आप इनका हाईएस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इन रिलेटिव स्केर्स रिसोर्सेस को आप यूज करके सभी नहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स को सेटिस्फाई करें, हाईएस्ट वैल्यूड यूज अचीव करें। ये इकोनॉमिक्स का 1 2 3। सर क्या 1 2 3 बोला? मैंने बोला इकोनॉमिक्स को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है तो वो वर्ड है स्केर्सिटी। इकोनॉमिक्स के 2 फंडामेंटल बताने हैं तो वो है अनलिमिटेड वांट्स एंड रिलेटिव स्केर्स रिसोर्सेस। और थर्ड, सर हम रिलेटिव स्केर्स रिसोर्सेस जानकर रुक नहीं जाएंगे, हम इनको अलोकेट करेंगे ताकि हमें हाईएस्ट वैल्यूड यूज मिले। मैं अच्छे से लिखता हूं एक बार, है ना।
आप लोगों के लिए अच्छे से लिख देता हूं, ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक्स को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना, तो वर्ड कौन सा है? स्केयरसिटी। इकोनॉमिक्स के दो फंडामेंटल कौन से? दो फंडामेंटल, अनलिमिटेड वांट्स एंड रिलेटिवली स्केयर्स रिसोर्सेस। अब रिसोर्स स्केयरसिटी भी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट होती है यानी फिक्स्ड फाइनाइट, हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं, और एक रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरेटिव, तुलना में। हम क्या करेंगे सर? अब हम इन रिलेटिवली स्केयर्स रिसोर्सेस को अलोकेट करेंगे यानी बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? देखो सभी वांट्स तो सेटिस्फाई होने से रह गई, हम इनको ऐसे अलोकेट करेंगे, ऐसे बांटेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स तो सेटिस्फाई हो जाए, हमें हाईएस्ट वैल्यूड यूज मिले। बताइए, समझ गया? इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनेगा, इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है ये कौन से वर्ड से क्लोजली कनेक्टेड है? स्केयरसिटी, जन्म ही स्केयरसिटी के कारण। इकोनॉमिक्स के दो फंडामेंटल, अनलिमिटेड वांट एंड रिलेटिवली स्केयर्स रिसोर्सेस। बस यहीं रुक जाएंगे? नहीं नहीं, इन रिलेटिव स्केयर्स रिसोर्सेस को कुछ इस तरीके से यूज करेंगे कि सभी नहीं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट तो सेटिस्फाई हो जाए, ऐसे अलोकेट करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। बस सर इतना ही, हमें और चाहिए। यस, इकोनॉमिक्स का फोर्थ पॉइंट, हम रिसोर्सेस की एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे, कुशलता इंक्रीज करेंगे। सर नहीं समझा, सुनो। मान लीजिए बेटा मेरा एक ऑफिस है, मान लीजिए, क्या मेरा है ही एक ऑफिस, मेरा एक ऑफिस है और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। कुछ अच्छे क्लाइंट हैं, क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, क्लाइंट डी, क्लाइंट ई, क्लाइंट एफ, जी, एच, बहुत सारे क्लाइंट हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मेरे पास समय तो लिमिटेड होता है। अब मेरे पास ना एक आर्टिकल असिस्टेंट है, आर्टिकल असिस्टेंट यानी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आया 2 साल के लिए, नया नया बच्चा, आंखों में सपने और जेब खाली लिए मेरे पास आया है। और बेटा बहुत ही मेहनती बच्चा है, देखो चेयर पे बैठा हुआ है, इसकी टांगे हैं और इसके सामने एक टेबल है। ये क्या है सर? टेबल की टांगे हैं सर, ठीक है। और इसके सामने बेटा नोटबुक है और हाथ में इसके मैंने पेन दे रखा है और ये ऑडिट कर रहा है, टैक्स ऑडिट कर रहा है, काम कर रहा है, क्लाइंट के रिटर्न फाइल कर रहा है, मेहनती बच्चा, बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने इसको बोला इसका नाम क्या है? इसका नाम है राजकुमार। मैंने बोला राजकुमार, ओ मेरे प्यारे राज दुलारे राजकुमार, आज डेडलाइन है, आज हमें रिटर्न्स फाइल करने हैं, इतने सारे क्लाइंट्स के रिटर्न बाकी है, काम तो बहुत है, अनलिमिटेड काम है, तो तू कितने रिटर्न फाइल कर पाएगा? तो बोला सर आप बताइए सबसे इंपॉर्टेंट किसके? मैं 3-4 से ज्यादा फाइल तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला हाँ भैया राजकुमार मुझे पता है 3-4 से ज्यादा तो फाइल नहीं कर पाएगा, पर मुझे बता। ये बोलेगा सर आप बताओ मैं कौन से फाइल करूं। मैं बोलूंगा देखिए ये ए है ना, ये शर्मा जी का है, ये सी जो है ये गुप्ता जी का है, ये एफ जो है ये कालरा जी का है, और ये जो एच है शिवानी मैम का है। ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये महाबली के लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनके रिटर्न पहले फाइल कर दो, पैसा भी टाइम पे दे देते हैं, समय बचा तो बाकी लोगों का देख लेंगे। तो इसने क्या किया? ए, सी, एफ और एच का रिटर्न फाइल किया। क्या यहां पर भी इकोनॉमिक्स अप्लाई हुआ? क्या मेरे पास भी समय लिमिटेड है? क्या मेरे पास भी वर्क अनलिमिटेड है? क्या मेरे पास भी स्टाफ जो है वो लिमिटेड है? मुझे रिलेटिव स्केर्सिटी का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ के पास कल वापस टाइम आ जाएगा, लेकिन आज तो कम है ना टाइम। अरे ऐसा नहीं है कि इसको कैंसर हो गया, आज ही मरने वाले, 4 घंटे के बाद काम नहीं कर पाएगा। अरे रिलेटिव स्केर्सिटी है, इसके पास कल फिर से 24 घंटे आ जाएंगे, पर आज नहीं है ना, आज काम है 12 घंटे का। भाई साहब के पास टाइम बचा है 4 घंटे, रात के 8 बज गए, दिन बदल जाएगा। तो देखिए मेरे पास है अनलिमिटेड वांट, मेरे पास समय और रिसोर्सेस है लिमिटेड। तो मैंने क्या किया?
मोस्ट इंपॉर्टेंट काम अलोकेट कर दिया। बराबर है कि नहीं? इकोनॉमिक्स आपको एक और चीज सिखाएगा, बोलेगा तुमने गलती क्या करी, ये जो तुम्हारा रिसोर्सेस है ना, इसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई। ये नोटबुक वोटबुक हटाओ यार, इसको टैबलेट दो, इसको लैपटॉप दो, इसको डेस्कटॉप दो, झपाझप काम कर पाएगा। अब ये दो लोगों का तो और काम कर पाएगा, ये बी और जी का भी काम कर देगा, बी और जी का भी कर देगा। मतलब ये ए सी एफ एच के अलावा बी और जी का भी काम कर देगा, यानी हमने इसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी। अरे आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड थे ना, स्टाफ एक ही था ना, घंटे 4 ही थे ना, आप 4 ही काम कर पा रहे थे ना, लो हमने इसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी। इकोनॉमिक्स आपको ये भी सिखाएगा, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो ये आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा इकोनॉमिक्स के 1 2 3 4। ऐसे मैं ही पढ़ा सकता हूं बस आप, अगर एक सिंगल वर्ड में इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है तो जंबूरा क्या वर्ड होगा, वो वर्ड होगा स्केर्सिटी। अगर इकोनॉमिक्स के दो फंडामेंटल की चर्चा करी जाए तो अनलिमिटेड वांट्स एंड रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज। रिसोर्स स्केर्सिटी भी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। मान लीजिए राजकुमार को कैंसर होता है और ये कल ही मरने वाला है, तो इसके जीवन में जो 24 घंटे बचे हैं, आखिरी 24 घंटे, एब्सोल्यूट स्केर्सिटी है। पर बेटा इसके पास रोज 24 घंटे आ रहे हैं, फिर भी इसका काम खत्म नहीं हो रहा, वो रिलेटिव स्केर्सिटी। समझे? सामने सामने एग्जांपल बना। सर बस अनलिमिटेड वांट रिलेटिव स्केर्स रिसोर्सेस जान के चुप हो जाएंगे, खून नहीं खोलेगा? अरे खून खोलेगा। हम इन लिमिटेड रिसोर्सेस की मदद से, सभी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट सेटिस्फाई करेंगे, अलोकेट करेंगे, अलोकेशन फंक्शन। और लास्टली हम रिसोर्सेस की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। समझ गए? आज हम यहीं रुकेंगे, ठीक है? आज हम यहीं रुकेंगे। पढ़िए, ह्यूमन बींग्स के पास अनलिमिटेड वांट है और उनके पास जो रिसोर्सेस है वो रिलेटिवली स्केर्स है बाबू लोग, रिलेटिव स्केर्स। और ये स्केर्सिटी का सामना तो सभी को करना पड़ता है, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस और नेशन। तो क्या करेंगे सर, हम इन रिसोर्सेस को कुछ इस तरीके से अलोकेट करेंगे, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सभी नहीं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट सेटिस्फाई हो जाए, हाईएस्ट वैल्यूड यूज मिले। फर्दर, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज शैल बी अलोकेटेड टू हाईएस्ट वैल्यूड यूज। इकोनॉमिक्स आपको सिखाएगा कि कैसे बेस्ट वे में रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म यानी कि कन्वर्ट करना, कैसे उन रिसोर्सेस को बांटना, अलोकेट करना, और लास्टली बेटा प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ाना। मैंने आपको बोला था आर्टिकल असिस्टेंट, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। समझ गए? आइए एक बार जितना पढ़ा उसको 30 सेकेंड्स में रिवाइज करें। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइको मतलब हाउस, नोमिया मतलब मैनेजमेंट। 19th सेंचुरी तक इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता। फिर फर्स्ट वर्क ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किया सर एडम स्मिथ ने इन ईयर 1776। उन्होंने बुक लिखी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, जिसे प्यार से वेल्थ ऑफ द नेशन या वेल्थ डेफिनेशन भी कहा जाता है। नीड वर्सेस वांट में डिफरेंशिएट करते हैं। नीड का मतलब जरूरत है, वांट्स का मतलब आपकी इच्छाएं। नीड्स लिमिटेड है, इकोनॉमिक्स में उसकी चर्चा होती नहीं। वांट्स अनलिमिटेड है, उसी की चर्चा होती है, इसलिए फंडामेंटल में भी अनलिमिटेड वांट्स बोला गया। अगर हम इकोनॉमिक्स के 1 2 3 4 बोले तो पहला इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो क्लोजली कनेक्टेड है वर्ड स्केर्सिटी से। दूसरा, इकोनॉमिक्स के दो फंडामेंटल, अनलिमिटेड वांट एंड रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज, और इस स्केर्सिटी का सामना सभी को करना पड़ता है। तीसरा, हम क्या करेंगे, इन रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करेंगे कि हाईएस्ट वैल्यूड यूज मिले। और चौथा, हम रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे। दैट्स इट फॉर दैट। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, एग्जांपल्स कैसे लगे जरूर बताइएगा। और आप सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये रहा क्यूआर कोड। लास्ट डे ऑफ फाउंडेशन तक बेस्ट इन क्लास मटेरियल इसमें आएगा, आता जाएगा, ऐड होता जाएगा, लेस कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें दो फोल्डर मिलेंगे। आप न्यू सिलेबस वाला फोल्डर लीजिएगा, उसके अंदर लिखा होगा जून 24, सितंबर 24, जनवरी 25। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। दिस इज सी आदित्य शर्मा, और फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए प्रो कोड लगा के। थैंक यू सो मच गाइस।